नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक, यानी आपका विलयन चैप्टर हो गया, वैद्युत रसायन चैप्टर हो गया और रासायनिक बलगत की। इन 3 चैप्टर से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, यानी आपके इन चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में उनका हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन, यानी कि हल के सहित उन क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। केमिस्ट्री में देखिए, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल और मतलब जैसे फिजिक्स की बात करें और केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट आपके ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें यार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो केमिस्ट्री है, इसमें बात करें रसायन विज्ञान की, तो शुरुआत के 3 ही ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं 3 चैप्टर पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर से, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बिलियन से, ठीक है। और इसी प्रकार से तीनों चैप्टरों से आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से देखना है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, तो कितना है इसका भार? 5.85 ग्राम, है ना। और कह रहा है कि 200 मिली जल में घुला है, ठीक है, 200 ml जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार आया है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए 12th के आप स्टूडेंट हैं, यानी कि 12वीं के छात्र हैं, तो आप इतना यार समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर संख्याओं को बदल दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए 5.85 है, यहाँ पर कोई अदर संख्या लिख दिया जाएगा और यहाँ पर 200 ml है तो आपका 500 ml कर दिया या कुछ भी, तो बस कैलकुलेशन करना है, बाकी आपका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका ये कई बार आया है। चलिए इसको करते हैं सबसे पहले सॉल्व हम लोग, और बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जितने भी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा एकदम आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे। देखिए आपका Na का आपका अणुभार, यहाँ पर देखिए भार कितना होता है, तो आपका यहाँ पर परमाणु भार होता है 23, ठीक है, Na, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है ना, तो आपका 23 ये होता है, क्योंकि 2 गुने से लगभग थोड़ा अधिक होता है। और Cl क्लोरीन की बात करो तो इसका आपका 35.5, ठीक है, ये 35 है, 35, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है? मोलरता। तो मोलरता का सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। और देखिए जो हमारे पास फार्मूले लगाने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो इन फार्मूलों को जरूर से आप याद कर लीजिएगा, ताकि सूत्र अगर याद हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो देखिए जो बिलियन की मोलरता का फार्मूला होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बिलियन क्या है? तो NaCl का है, ठीक है, यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड को जो है इसमें मिलाना है ना, और उसी की मोलरता ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे बिलियन की मोलरता, है ना, क्योंकि जल भी है और आपका सोडियम क्लोराइड है, दोनों को मिला के बिलियन बनाया गया है। तो बिलियन की मोलरता बराबर आप लिखेंगे NaCl के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो बिलियन का दोस्तों आयतन होगा वह लीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या दिया है? 200 ml है, यानी ये मिलीलीटर में है, और आपको किस में निकालना है? लीटर में। तो इसको हम लोग अभी चेंज कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो ये आपका मेन सूत्र होगा, ठीक है, ये क्या है? मेन फार्मूला है, और इसी के लेकर आपको सॉल्व करना है। देखिए अब एक और सूत्र दोस्तों लगेगा यहाँ पर, जो कि होता है NaCl के मोलों की संख्या। अब दोस्तों NaCl के मोलों की संख्या बराबर होता है NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार, है ना। अब देखिए NaCl का भार आपके पास कितना दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये तो 2 सूत्र हैं, इन सूत्रों का उपयोग करके आपको निकालना है मोलरता। अब कह रहा है कि NaCl का भार तो आपके पास है 5.85 ग्राम। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले और फिर इसको जो है अच्छे से करते हैं सॉल्व। देखिए NaCl का भार, ठीक है बच्चों, तो NaCl का भार आपके पास कितना है? तो क्वेश्चन में दिया है 5.85 ग्राम, है ना, 5.85 ग्राम, ये आपका दिया है NaCl का भार। अब कह रहा है कि NaCl का अणुभार, तो हमारे NaCl का अणुभार भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? NaCl आपके पास यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं अणुभार, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए Na, ठीक है, NaCl का अणुभार, ठीक है, अणुभार
भार। तो अब निकल के आएगा, देखिए दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा टोटल, है ना। तो पहले क्या है आपका Na का 23 है प्लस आपका 35.5 Cl का, ठीक है। तो ये आपका टोटल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 5 3 8 और यहाँ पर 3 2 5, तो 58.5 ये आपका NaCl का भार निकल आया और ये आपका NaCl का अणुभार निकल आया, ठीक है। तो आप NaCl के मोलों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, चलिए NaCl के मोलों की संख्या देखिए कितनी आएगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको निकालना है NaCl के मोलों की संख्या, क्योंकि आप जब इसे निकालेंगे तभी यहाँ पर रख पाएंगे और तभी आपका मोलरता निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए आप लिखिए यहाँ पर NaCl के मोलों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो NaCl के मोलों की संख्या, है ना, इतना बस आपको करना है। संख्या बराबर, अब NaCl का भार कितना है आपके पास 5.85, तो लिखिए यहाँ पर 5.85 और बटे NaCl का अणुभार है। NaCl का अणुभार हमने 58.5 निकाला है, तो 58.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर 100 का गुणा करा देंगे तो 585 बन जाएगा, और ये आपका जब इसमें 100 का गुणा कराएंगे तो 5850 बनेगा, क्योंकि इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका यहाँ पर 0.1 आएगा, है ना, 0.1। ये इतना आपका निकल के आएगा NaCl के मोलों की संख्या, ठीक है। अब ये चीज निकल आई। अब दोस्तों यहाँ पर बिलियन का आयतन आपको लीटर में करना है ना, क्योंकि आपके पास जो जल है वो 200 ml है, लेकिन इसको लीटर में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे आप लोग, तो आपको यहाँ पर लिखना है मतलब यहाँ पर जो आपका बिलियन है NaCl बिलियन का जो आयतन है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 1000 का आपको भाग करा देना है, क्योंकि दोस्तों 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, आपको पता होगा। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे NaCl विलियन का आयतन, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। विलयन का आयतन बराबर 200 टोटल है, और इसमें क्या करना है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करा देंगे, तो 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो ये दोस्तों आपका बचेगा यहाँ पर 0.2, क्योंकि देखिए आप इसको बहुत इजी तरीके से करा सकते हैं। ये आपका 2/10 है, और जब आप इसको जो है मतलब इसको 10 को जो है 2 में भाग कराएंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 कम संख्या है तो इसको आप करेंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 0.20, और ये आपका चेंज हो गया किस में, लीटर में दोस्तों, ठीक है। बस इतना चीज आ गया। तो आपका देखिए विलयन का आयतन भी निकल आया और NaCl के मोलों की संख्या भी निकल आई। अब ऊपर वाला जो मेन फार्मूला है इस फार्मूले में रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे विलयन की मोलरता आपको निकालनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे विलयन की मोलरता, यानी कि NaCl की मोलरता, ठीक है। तो आपका NaCl का विलयन है ना, तो NaCl की मोलरता बराबर ठीक है, मोलरता बराबर NaCl के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। NaCl के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी निकली, 0.1, और इसका आयतन जो है 0.20। तो बस इसको क्या करेंगे, 0.1 अपान 0.20 इतना कर दिए। तो अब देखिए ये टोटल, अगर आप जो दोनों में एक मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, दोनों का दशमलव आप हटा दीजिए डायरेक्टली, तो आपका ये बनेगा क्या, 1/2। ये संख्या 1/2 बन गई, और 1/2 को अगर आप जो है दशमलव पॉइंट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.5, है ना। और 0.5 क्या है, मोलरता है, तो मोलरता का मात्रक आप लिख देंगे मोल प्रति लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर। बस दोस्तों इतना कर देना है, इतने में आपका ये पूरा न्यूमेरिकल समझ लीजिए समाप्त हो गया, ठीक है। इतना फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्यूशन इसका आएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिलियन चैप्टर से ही है। इस क्वेश्चन को भी आराम से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन करा कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है और विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत ही ये कठिन है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले देखिए आपको यूरिया का क्या दिया गया है, यूरिया का विलयन जो है भारानुसार 6% है। तो अब क्या करना है, यूरिया के मोलों की संख्या इसमें निकालनी है आपको सबसे पहले। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया है आपका यूरिया का जो अणुभार है, टोटल आपका निकाल के दिया गया है, यूरिया का अणुभार 60 है ना। तो चलिए निकालते हैं पहले यूरिया के मोलों की संख्या, ठीक है। और आप यहाँ पर लिखेंगे यूरिया, आराम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यूरिया के मोलों की संख्या, ठीक है दोस्तों, यूरिया के मोलों की संख्या, या आप इसे स्मॉल n कर सकते हैं। तो ये
टोटल देखिए जो आपका बिलियन है उसका 6% है ना, कि 100% में से 6% आपका ये यूरिया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप 6 कर देंगे, यानी कि इसका भार आपका अणुभार जो है 6 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी अणुभार आपका 60 दिया गया है, तो आप 6 बटे मानी कि 100% में से 6 भाग है आपका यूरिया, और टोटल अणुभार आपका 60 है। तो आपके मोलों की संख्या यहाँ पर कितने निकलेगी, देखिए 6 बटे 60 जब करेंगे तो यहाँ पर 0.1 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जल के मोलों की संख्या भी आपको चाहिए, क्योंकि जल और यूरिया दोनों को मिलाकर ये बिलियन बना है ना, तभी तो आप यहाँ पर यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से यूरिया के मोलों की संख्या की तरह आप निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग जल के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से। तो इसको आप इस सॉरी कैपिटल एन से डिनोट कर दीजिए। तो जल के मोलों की संख्या, अब देखिए 6% आपका यूरिया था, तो बचा कितना 94, क्योंकि 100% है ना टोटल। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 94, या 100 - 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, 94 और बटे जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार H2O का आपका जब निकालेंगे तो ये 18 आता है, आपने पढ़ा भी होगा, और H2O का आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 2, टोटल आपका 18। तो जब आप इसे करेंगे, जब यहाँ पर इसको काटेंगे यहाँ पर, तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 5.2 निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हमारा यूरिया के मोलों की संख्या निकल आई और जल के भी मोलों की संख्या निकल आई। अब क्या करेंगे, यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लेंगे और फिर जल का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का निकालना है, यूरिया तथा जल दोनों का निकालना है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूरिया का, ठीक है, यूरिया का मोल प्रभाज है ना, मोल प्रभाज। तो यूरिया का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला आपको लगा देना है, N/n प्लस कैपिटल N, इतना बस कर देना है तो आपका निकल आएगा। अब इसमें देखिए स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है। तो स्मॉल n आपका मतलब यूरिया के मोलों की संख्या जो कि आपका 0.1 दिया गया है, बटे आपका स्मॉल n फिर से तो 0.1 फिर प्लस कैपिटल यानी कि जल के मोलों की संख्या जो कि है 5.2। तो बस इसमें आपको 5.2 कर देना है, और ये टोटल देखिए 0.1 प्लस 5.2 आपका जुड़ेगा, तो यहाँ पर 0.1 बटे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5.3 है ना, 5.3, क्योंकि ये वाला आपका 5.2 प्लस 0.1 ये जुड़ जाएगा। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 1/53 यानी कि 53। जब आप दोनों को दशमलव डिसमिस करा देंगे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लगा, तो 1/53 आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो बस 1/53 आपका ये निकल के आया यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज 1/53। अब अगर आप दशमलव में लाना चाहते हो तो आपका ये इसको भाग करा देंगे तो 0.0187, ठीक है, इस प्रकार से आएगा 887, इतना आपका निकल के आएगा यूरिया का मोल प्रभाज। और इसके बाद आपको चाहिए जल का मोल प्रभाज, क्योंकि दोनों का निकालना है। तो करेंगे क्या, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो अब देखिए टोटल मोल प्रभाज जो होता है वह आपका 1 होता है, ठीक है, यानी कि मोल प्रभाज जो है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 टोटल होता है। तो अब आपका इसमें से यूरिया का घटा देना है 1 से, तो जल का निकल आएगा। तो माइनस कर देंगे 0.01887, तो ये आपका निकल के आएगा जल का। तो ये निकलेगा कितना 0.982, ये आपका निकल आया जल का मोल प्रभाज, और इसका कोई मात्रक होता नहीं है। तो यहाँ से आपका यूरिया और जल दोनों की आपके निकल के आ गए। यूरिया का कितना निकला है, यूरिया का निकला है 0.01887 और जल का निकला है 0.982, क्योंकि टोटल मोल प्रभाज जो होता है वह आपका 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमने यूरिया का मोल प्रभाज 1 से घटा दिया, तो बच गया हमारा जल का, क्योंकि जल और यूरिया दोनों का मिश्रण था बिलियन में, ठीक है। तो इसलिए आपका ये टोटल इस प्रकार से निकल के आएगा। इसके बाद आपका देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत रसायन से, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है EMF, जिसे आप बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा थोड़ा सा। इसमें देखिए कह रहा है कि ये Zn से Zn2+, ठीक है, 1 मोल इसका सांद्रता दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पर सेतु यानी कि सेल की अभिक्रिया दी गई है, तो ये आपका सेतु है, जुड़ा है ना। और इसके बाद है Cu2+ से आपका इसका दिया गया है 1 मोल से CO, है ना। और इसके बाद कह रहा है कि सेल का
आपको क्या निकालना है, सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, है ना। तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है वो भी हम जानेंगे। तो ईएमएफ ज्ञात कीजिए जबकि इस सेल के लिए ई नॉट यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कितना है, Zn2 से प्लस से Zn तथा CO2 प्लस से CO के लिए आपका मान दिया गया है क्रमशः -0.76 और तथा 0.28 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको निकालना है, मेन पॉइंट आपका यही होगा कि ईएमएफ, है ना, विद्युत वाहक बल आपको निकालना है इसमें सबसे पहली बात। तो अब यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि इसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। बस एनोड और कैथोड आप पहचान गए तो बस आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर ले जाएंगे। देखिए हम लोग चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो आपका मेन फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो सूत्र को देखते हैं। तो देखिए सूत्र आपका होता है ई नॉट सेल बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, ठीक है, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड। ये आपका सूत्र इसमें जो है इस्तेमाल होगा, कैथोड माइनस एनोड, ये ध्यान देना। तो अब यहाँ पर जो एनोड होता है इसमें आपका ऑक्सीकरण होता है और जो कैथोड होता है उसमें होता है अपचयन, ठीक है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण और कैथोड में अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण आपको पहचान लेना है। और देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, एनोड जो होता है, एनोड में आपका ऑक्सीकरण रहेगा, एनोड में क्या रहेगा, ऑक्सीकरण। यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑक्सीकरण, ठीक है। एनोड में आपका ऑक्सीकरण रहेगा और कैथोड में आपका अपचयन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, इसमें जो आपका कैथोड है, कैथोड वाला भाग कौन सा होता है, तो देखिए इसमें आपका कैथोड जो होगा वो आपका धनायन होगा, ठीक है। कैथोड में क्या होगा, धनायन होगा और धनायन संख्या होगी, और जो एनोड होगा उसमें ऋणायन होगी। सेल की अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे, सेल की अभिक्रिया को आप पढ़ लेना है आपको, वैसे मैं आपको बता दूंगा तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस आपको ये फार्मूला याद करना है और आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, बस आपका ईएमएफ निकल आएगा। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो हमारा ई सेल कितना निकलेगा, ई सेल बराबर, यहाँ पर कैथोड आपका मैंने बताया कि आपको बड़ी संख्या से छोटी घटाना है, तो बड़ी संख्या आपकी यहाँ पर है 0.28 और यहाँ पर माइनस करके फिर से आपको माइनस 0.76 जो कि दिया गया है, इतना कर देना है। बस इतना करने के बाद आपका यहाँ पर ई सेल जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर यहाँ पर आपका निकल के आएगा। देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे यहाँ पर ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका टोटल जुड़ के यहाँ पर आ जाएगा 1.04 वोल्ट, है ना। ये आपका सेल का जो है विद्युत वाहक बल निकल के आ गया। तो इसमें आपको कैथोड और एनोड बस ध्यान देना है। एनोड में आपका ऑक्सीकरण होता है और जो ऑक्सीकरण जहाँ पर होता है वहाँ पर आपका नेगेटिव ले लेना है, यानी कि माइनस, यानी कि निम्न संख्या, छोटी संख्या, और जो कैथोड होगा उसमें बड़ी संख्या ले लेना है। बस इस फार्मूले को लगा के आप आसानी से हल कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन न्यूमेरिकल्स को जो है सॉल्व करना है। अगर आप सेल का रिएक्शन देखना चाहें, देखिए अगर आप सेल का रिएक्शन भी देखना चाहें तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपका शुरुआत में क्या दिया गया है, Zn से Zn2 प्लस तक, है ना, Zn से Zn2 प्लस तक दिया गया है। तो इसमें अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं सेल की अभिक्रिया, तो देखिए Zn से क्या दिया गया है, ये सॉलिड है तो आपका यहाँ पर Zn से दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया, Zn2 प्लस, है ना, 2 प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ऑक्सीकृत हो रहे हैं, है ना। तभी तो यहाँ पर दिया गया ना Zn से Zn2 प्लस तक। तो आपके यहाँ पर क्या है, Zn2 प्लस जो है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीकृत हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अगर आपका यहाँ पर जो है Cu2 प्लस की बात करें तो Cu2 यहाँ पर दिया गया ना, Cu2 प्लस से आपका Cu तक, ठीक है, इसमें Cu तक। तो अगर आप इसमें ध्यान दें Cu2 प्लस से, तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, Cu, और इसमें आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपचयित हो रहे हैं। मतलब इसमें आपका यहाँ पर शुरुआत में ही क्या हो रहा है, शुरुआत में ही 2 इलेक्ट्रॉन अपचयित हो रहे हैं, तब आपका यहाँ पर Cu, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपका अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो इसमें आपका अपचयन में क्या होता है, कैथोड होता है, और जो आपका ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसमें आपका एनोड होता है। तो ये सेल की रिएक्शन होती है, इसको आप बेसिक तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको न्यूमेरिकल इतना सॉल्व करना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में पक्का आता है। ये आपके 3 क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि चैप्टर नंबर आपका रासायनिक बलगतिकी, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा।
क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, ठीक है, मतलब अगर कोई पदार्थ 1 kg है, ठीक है, 1 kg है तो वह 100 मिनट में 500 ग्राम मतलब बचता है, आधा रह जाता है, ठीक है, माने कि 1 किलोग्राम से 500 ग्राम जो है उसको होने में 100 मिनट का टाइम लगता है, आधा रह जाता है, ठीक है, यही बताया गया, आधा रह जाता है। इसके बाद कह रहा है कि तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो आपको ये बताना है कि वो 1 kg जो है कितने समय में 250 ग्राम यानी कि 1/4, यही 1/4 का मतलब है, 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम वह कितने समय में बचेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था का प्रारंभिक मात्रा का यानी कि 1 kg हमने मान लिया कि प्रारंभिक मात्रा थी उसकी, तो आधा मतलब 500 ग्राम वह 100 मिनट में रह जाता है। तो आपको बताना है कि वह 1/4 यानी कि 250 ग्राम वह कितने समय में रहेगा, तो आपको टाइम यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हल। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया क्या गया, तो आपका टाइम जो है दिया गया 100 मिनट और ये कितना है, आधा समय है, आधा जो पदार्थ रह जाता है उसी का हाफ टाइम है, यानी कि अर्ध आयु है, T1/2 इसे बोलते हैं अर्ध आयु या आधा समय। तो ये कितना है, 100 मिनट है, ठीक है, 100 मिनट, ये आपका 100 मिनट दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है ये आपका क्या होता है, ये होता है 0.693। ये आपका एक समीकरण होता है, इसमें आप मत सोचिए कि आपने कहाँ से लिख दिया, तो ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है। और यहाँ पर टाइम कितना है, तो 100 मिनट का है, तो ये आपका 100 मिनट का टाइम हो गया, ठीक है। बस अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, हमें यहाँ पर मानना है कि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि माना जो पदार्थ हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि कोई पदार्थ होगा तभी तो वो आधा हो रहा है, 1/4 हो रहा है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बराबर स्मॉल ए है, ठीक है, मतलब जो हमारा पदार्थ आधा हो रहा है, 1/4 हो रहा है, वो शुरुआत में जिसे हमने 1 kg कहा था वो हमारा ए है, हमने मान लिया। अब टी समय पश्चात जो बची हुई मात्रा होती है, क्योंकि अगर टाइम के साथ ये पदार्थ घट रहा है तो उसमें कुछ समय भी तो लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टी समय पश्चात, ठीक है, टी समय पश्चात यानी टी समय के बाद, टी समय पश्चात बची हुई मात्रा, ठीक है, टी समय के बाद बची हुई मात्रा। तो टी समय के बाद जो पदार्थ में कुछ कमी आ रही है, तो मतलब हमारा यक्स ए माइनस यक्स यानी ए में से एक्स जो है आपका जा रहा है, ये कमी आ रही है, तो हम इसे मान लेते हैं जो हमारा 1/4 है, तो ये हमारा पदार्थ जो है टी समय पश्चात A/4 यानी 1/4 जो है पदार्थ जो है 1/4 हो गया, यानी कि A/4 हो गया हमारा पदार्थ। जो हमारा टोटल है वो ए था, और यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ जो है प्रारंभिक मात्रा का 1/4 बचता है, तो टी समय पश्चात हमने मान लिया कि A/4 हो गया, और यही टी हमें निकालना है, ठीक है, यही समय हमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया? तो बस अब आपको यहाँ पर समीकरण जो है रखना है, जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कहा गया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फार्मूले भी लगेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, यहाँ पर होता है K बराबर 2.303 अपॉन टी, और यहाँ पर होता है लॉग और ए, ये प्रारंभिक मात्रा है, अपान जो टी समय पश्चात आपका पदार्थ की मात्रा है वो कितनी है, तो ए माइनस यक्स भी रख सकते हैं यहाँ पर, या आपका ए माइनस यक्स इक्वल है A/4 के, तो आप A/4 डायरेक्टली रख दीजिए। A/4 जो है वह 4 आपका बटेगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 4A/A बन गया, डायरेक्ट हमने कर दिया, यानी कि A/4 लिखते या तो 4 ऊपर कर दीजिए, डायरेक्ट चला गया। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ए से ए आप कैंसिल करा दीजिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, यहाँ पर निकल के आएगा K इक्वल 2.303, और यहाँ पर देखिए log 4 है, log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2, और यहाँ पर अपान में क्या है, t है,
तो अब आपको निकालना क्या है इसमें बेसिकली, सबसे पहले ये बात समझिए, आपको निकालना है इसमें टी यानी कि टाइम, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि कितने समय में यह अपने जो है 1/4 जो है रह जाएगा प्रारंभिक मात्रा का। तो हमें टोटल इसमें समय ही निकालना है। तो टी को आप यहाँ पर ले आइए और के को आप यहाँ पर ले जाइए। तो बस यहाँ पर कर देंगे टी को इधर और यहाँ पर हो जाएगा 2.303 और अपॉन यहाँ पर जो है के आपका यहाँ पर आ गया और 2 log 2 हो गया, इनटू में आपका 2 log 2 इतना आ गया समझ में। अब के का मान हमारे पास यहाँ पर पहले दिया गया है तो आप इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो समीकरण 1 से जो है के का मान रखने पर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो के का मान कितना है 0.693/2/100। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पर रख देना है। जब आप रखेंगे टी बराबर तो यहाँ पर 2.303 अपान, अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू को उठा के आपको रखना 0.6932/100, 0.692 और 6923, ठीक है, इतना है। और बटे का जो 100 है, बटे का ये जो 100 है, ठीक है, तो ये बटे का जो 100 है ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ हम लोग ऊपर कूड़ा करा देते हैं 100 का, ठीक है। और ये इसमें क्या है आपका ऊपर फिर से 2 है और log 2 का मान दोस्तों होता है आपका यहाँ पर 0.3010, ये आपका log 2 का मान हो गया। अब देखिए पूरी टोटल संख्या में बदल गया, टोटल हमने क्या किया संख्या में इसको चेंज कर दिया। अब जब संख्या चेंज हो गई तो अब इसको तो आप समय निकाल सकते हैं आराम से। तो टी बराबर आपका पहले 100 का इसमें गुणा होगा तो ये कितना बनेगा 230.3, 100 का इसमें गुणा करा दिए और गुणे आपका यहाँ पर 2, ठीक है, 2 गुणे 0.3010 इतना हो गया और बटे में आपका टोटल जो वैल्यू है ये कितनी है 0.6932 इतना हो गया। तो जब टोटल ऊपर वाली संख्या का आप गुणा कराएंगे तो ये गुणा आपका कितना आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 138.6406, ठीक है, ये आपका गुणा है, इतना आप करा लीजिएगा। और यहाँ पर दशमलव लगा, ठीक है, दशमलव, और बटे में आपका 0.6932 है। तो ये आपका जब इसमें भाग कराएंगे तो ये आपका 200 लगभग आएगा। तो 200 मिनट यानी कि 200 क्या है मिनट है, टाइम हम निकाल रहे हैं, 200 मिनट का टाइम लगेगा आपका जो पदार्थ है को उसको 1/4 होने पर, ठीक है। यानी कि जो आपका माना था हमने कि 1 kg जो हमारा पदार्थ है इसको हमारा अगर 250 ग्राम बचाना है इस टाइम के अनुसार तो इसको 250 ग्राम होने में 200 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपका टोटल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और बस आपको यहीं पर टाइम ही निकालना था तो टाइम तक आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और इन चारों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।